नमस्कार दोस्तों। यह देश शायद ढोंग, ढोंगियों और तमाम सारे बहरूपियों के उसमें चल रहा है। और इन बहरूपियों ने जिस तरीके से देश के तमाम व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क किया है, वो अपने आप में सवालों में आता है। आप सत्ता से बाहर हो, कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सत्ता में हो, सत्ता के सिंहासन में हो, तो आपको सत्ता में रहते हुए जो आपको सैलरी मिलती है, आपको वेतन भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं और प्रोटोकॉल मिलता है, वो सब इसलिए मिलता है कि आप उसके लिए, समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए और उनके बेहतर जीवन के लिए काम कीजिए, ढोंग के लिए नहीं। आप कपड़े बदलें, आप बंगलों का साज सज्जा कराएं, आप दूसरी चीजें कराएं, इसके लिए नहीं होता है। सरकार आपको सही चीजें देने के लिए होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए होती है और उन सब चीजों के लिए होती है जो आपकी नियमित जरूरत है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्यम हो, तमाम सारी चीजें आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए देती है। लेकिन आज देश में जो हो रहा है, मैं उदाहरण शुरू करता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ड्रामा कर रहे थे और जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने का पूरा कर रहे थे। वहां पे बैठ करके बिल्कुल कि वाह, उनसे बड़ा कोई साधु नहीं है, उनसे बड़ा कोई वो नहीं, तपस्वी नहीं है, इस तरह का पूरा स्वांग रचा गया। और वहां पर 800 करोड़ रुपए का कॉरिडोर, कि सरकार का काम है किसी धर्म के स्थानों को बनाना? सिख धर्म शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, उसकी पूरी व्यवस्था करती है। मुस्लिम्स में वक्फ बोर्ड सारा काम करता है, वो सारी व्यवस्थाएं करता है, या उनके तमाम सारे जो ट्रस्ट हैं वो करते हैं, अपने पैसे से सभी करते हैं। इसी तरीके से ईसाइयों में कोई सरकार नहीं करती है, वो अपने पैसे से करते हैं। जैन धर्म में वो अपने पैसे से करते हैं, अपने सारे साधनों से करते हैं। बौद्ध धर्म में इसी तरीके से होता है। लेकिन हमारे यहां हिंदू धर्म में यह स्थिति कर दी है, सरकार, सत्ता सब कुछ उसमें लगा देगी, देश का क्या होगा नहीं पता। इसी तरीके से एक दूसरे मदारी हैं और ये लोग जहां पर जाते हैं कपड़े बदलेंगे, कहीं कोई और ड्रामे करेंगे और तमाम सारे इनके ड्रामे चलते रहते हैं। दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल 2014 में कहते थे, वह मेरा नाम नहीं हो सकता है जो किसी मस्जिद को तोड़ करके जहां बसा हो, वह राम नहीं हो सकता है। और आज वो क्या कर रहे थे? मंगलवार को पूरे देश भर में उन्होंने अपने लोगों से कहा और खुद कर रहे थे कि साहब, मंदिरों में जाकर कांड का पाठ करेंगे और सुंदर कांड का पाठ होगा। तो यानी मुख्यमंत्री के काम छोड़ दीजिए, पुजारी के काम करने लगी, धार्मिक संस्थाओं के काम करने लगे। क्यों कर रहे हैं ये ड्रामे हैं अपने आप को इस तरह से। वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं धर्म निहायत व्यक्तिगत है, यह वह नहीं है। चूंकि राहुल गांधी एक ही ड्रेस पहनते हैं, सब कोई जानता है, वही टी शर्ट, वही पैंट, तो उसी स्टाइल में कहीं पर कोई भेंट कर देता है कुछ, तो वो भले पहन ले। तो वो वहां पर जब संबोधित कर रहे थे नागालैंड में, तो यही कह रहे थे निहायत व्यक्तिगत है। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहाँ पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूँ, लोगों की इज्जत रखता हूँ। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, नफरत नहीं फैलाता हूँ। ये मेरे लिए हिंदू धर्म, और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूँ। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत है। जो इसको मानते नहीं है, उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत है। धर्म जहां दिल से होता है,
और वो उसमें समझा जाता है, उसके आदर्शों का पालन किया जाता है, उसे आत्मसात किया जाता है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। लेकिन यहां तो मदारियों की फौज है इस देश में, तो पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 68 करोड़ रुपया लगा दिया अपने बंगले को राजमहल बनाने के लिए दिल्ली में। ये वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मुझे इतना बड़ा बंगला क्या करना है, 2 कमरे का 3 कमरे का कमरा, मुझे फ्लैट बहुत है, मैं तो उस गाड़ी से चलूंगा, वैगन आर से चलूंगा। और फिर क्या हुआ, बंगला भी लिया, एक नहीं 2-2 बंगलों को तुड़वा के एक बंगला बनवाया और उसमें 68 करोड़ लगा दिए। क्या उसमें बनवा दिया समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद गाड़ी में 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी यदि 16 करोड़ की लेके चल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल 2-3 करोड़ की लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी सिंपल सी गाड़ी में चलते हैं, वो नहीं कहते कभी। आप ये समझिए, उनको छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह, आप देखिए कितना सिंपल सा। सोनिया गांधी को देख लीजिए, प्रियंका गांधी को देख लीजिए। ये तो वो परिवार है जिसने इस देश में अपने आप रईस था, वो कि देश से लेने की उसे जरूरत नहीं थी। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीरों में से एक थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। उनके बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पोती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके इंदिरा जी के बेटे थे राजीव गांधी, संजय गांधी, और उनके बेटे हैं राहुल गांधी। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में जो इतने बड़े लोग रहे हों, उन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया और सिंपल सा रहते हैं। यह जीवन होता है, यह आदर्श होता है। तो जब इस तरह की बात होती है, कहीं किसी को फिक्र नहीं, प्रधानमंत्री ये ड्रामा करते घूम रहे हैं, उधर चीन हमारे यहां लगातार चीजों को कर रहा है, जमीनें हड़प रहा है, कहीं पे गांव बसा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अभी नई घटना है गालवान में, आपको याद होगा 2020 में उसने हमारे 20 सैनिकों को मार डाला था। और अभी जब बातचीत चल रही थी चीन के साथ में, हमारी सैन्य वार्ता होती है, उसने उसमें हमला कर दिया 2 बार झड़पें हुई, में कई हमारे सैनिक घायल हुए। लेकिन साहब प्रधानमंत्री मौन है, उनके मुंह से मां नहीं निकलता है और चीन का चा नहीं निकलता है, महंगाई का मां नहीं निकलता है। यह दशा है। छोड़िए आप इसकी बात। आज जब हालात इस तरह के हों तो आप चर्चा क्या करेंगे। एक घटना का जिक्र करूंगा। 8 साल पहले एक घटना थी हैदराबाद में, केंद्रीय यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें रोहित वेमुला नाम का वो दलित युवा, होनहार युवा, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, वो एक स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद पाले हुए था, लड़ रहा था, दलित समुदाय से था। उसके बाद में दलितों को हक न दिए जाएं, उनके हक छीने जाएं, इसके लिए सब कुछ हुआ। स्मृति ईरानी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री थी। उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसने आत्महत्या कर ली। आज उसको मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। आज उनका परिवार बिलख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उस परिवार से मिले थे। राहुल गांधी ने आज उसे संवेदना व्यक्त करते हुए जो शब्द कहे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, वह जिस संघर्ष को लड़ रहा था उस संघर्ष को मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उसके छोड़े हुए काम को कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं और मैं यह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मैं हक दिलाऊंगा दलितों को, मैं हक दिलाऊंगा पिछड़ों को, जिनके साथ में भेदभाव होता है और जिस तरह की घटना होती है, मैं हक दिलाऊंगा अल्पसंख्यकों को। तो ये राहुल गांधी है। यह अंतर है राहुल गांधी में या दूसरे में। अब आप एक चीज समझिए, इधर नाटक चल ही रहे हैं, आप सबको ही जानता है। और जब ये नाटक चल रहे हो तो निश्चित रूप से आज याद आता है कि किस तरह की स्थिति हो गई है। भारत का आखिरी बजट नरेंद्र मोदी 15 दिन बाद पेश करेंगे। भारत के नागरिकों की, उनके परिवारों की, जो परिवार है, उन परिवारों की आमदनी जो है
वो इतनी घट गई कि उनकी बचत नगण्य हो गई है। हिंदुस्तान इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया है कि सामान्य परिवार बचत नहीं कर पा रहे। इस देश के 1% लोगों ने इस देश की 40% संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो हिंदुस्तान का वह 90% जो टैक्स देता है, जो इस देश को चलाता है, जिसके टैक्स से देश चलता है, वही टैक्स देता है। वो 1% व्यक्ति जिसके पास 40% संपत्ति है, वो असल में टैक्स देता ही नहीं है, क्योंकि उसके सारे टैक्स को नरेंद्र मोदी सरकार माफ कर देती है। आप इससे समझिए क्या स्थिति कर दी है देश की हालत ये कर दी है कि देश का राजकोषीय घाटा जो है, यानी जो देश का घाटा है, वो इतना बढ़ गया है। आने वाले मार्च में जब आएगा, जब ये बजट आएगा, उसके समय तक आते आते भारत 250 लाख करोड़ का कर्जदार, 250 लाख करोड़ का कर्जदार हो जाएगा। आप ये समझिए इतना बड़ा कर्जदार देश को बना दिया है। और भारत के ऊपर जो टोटल कर्ज हो गया है, वो भारत की जीडीपी के हिसाब से जो रेट है, उसके हिसाब से जो बढ़ रहा है, वो 9% की दर से बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते आईएमएफ ने चेतावनी दे दी है भारत सरकार को कि जो उसके क्राइटेरिया के मुताबिक अधिकतम जो कर्ज होना चाहिए वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के ऊपर 81% से अधिक जीडीपी के कर्ज हो गया है। भारत की जीडीपी और कर्ज लगभग लगभग बराबर। आप ये समझिए आने वाले वक्त में जो हालत होने वाली है 3 महीने बाद, इससे देश बदहाली में चले जाएगा। आपको याद होगा 2008 में जब वैश्विक रिसेशन आया था, भारत क्यों बचा था? क्योंकि भारत ने बचत की व्यवस्था रखी हुई थी। भारत का जो तमाम महिलाएं अपने यहां बचत करती थी, वो सारा पैसा कभी 2000 के नोट के रूप में निकलवा दिया, कभी 1000 रुपए, 500 रुपए के नोट के रूप में निकलवा दिया और इस देश की महिलाओं को कंगाल कर दिया, इस देश के लोगों का हक छीन लिया। आप याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में क्या कहा था? जो कहा था, धौलपुर है राजस्थान में, वहां पर 5 मार्च 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि धन दौलत क्या होता है यह समझ लीजिए। सूदखोरों, साहूकारों के पास में बड़ा धन होता है, बड़ा ऐश करते हैं, लेकिन वो धन उनकी मेहनत का नहीं होता है। इसकी टोपी उसके सर का होता है, लोगों को ठगने का होता है, डाका डालने का होता है, चोरी का होता है। वास्तव में वो पैदा नहीं करते मेहनत करके, वो हराम का लेते हैं। वही स्थिति है आज देश में। यह नरेंद्र मोदी ने स्थिति कर दी है कि उनको हराम का लगता है उस मेहनत कस के पैसे, इसीलिए वो उसे लूटते हैं। तो असली धन क्या होता है? असली धन होता है जो पैदा किया जाए, जो किसान पैदा करता है। वो खेत को जोत करके उसमें बीज बो के, खाद डाल के, उसकी रक्षा करके, पानी और सब कुछ लगा करके कैसे निकालता है, वो धन पैदा करना होता है। वो धन पैदा करना होता है जब फैक्ट्री के मजदूर, तमाम कारखाने के कर्मचारी और वहां का मालिक मिल करके उसे चलाते हैं और वहां से पैदा करते हैं। वो पैसा आता है, वो मेहनत का पैसा है, वो है। इसी तरीके से तमाम तरह से जहां पर व्यक्ति काम करता है, काम करके मेहनत करके उपजाता है, वो पैसा होता है। लेकिन जो हराम का लेते हैं, वो आपसे कहा जाता है इतना जीएसटी वसूल कर लिया। भाई जीएसटी तुम वसूल किससे कर रहे हो? हमारी जेब से निकाल रहे हो, डाका डाल के निकाल रहे हो, बगैर कुछ करे निकाल रहे हो। क्यों रोहित वेमुला मरता नहीं यदि आपने कुछ किया होता? तमाम वो किसान सड़कों पे न मरे होते, तुमने किया होता। किया ही तो नहीं है। सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं और 1 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर 2 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हर 2 घंटे में 3 किसान आत्महत्या करते हैं। इस तरह की स्थिति इस देश में आपने की है। इसी तरीके से महिलाएं शिकार हो रही हैं और शिकार हो रहे हैं, घंटों घंटों शिकार हो रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने
जो अपना मैनिफेस्टो बनाने का फैसला किया, कहा हम जनता से चर्चा करके बनाएंगे, जनता से आमंत्रित किया है आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए, और हम वो बनाने का, आपकी इच्छा का बनाने का कर रहे हैं, और उसके लिए आमंत्रित किया है। उसके लिए वेबसाइट भी बनाई है, उसके लिए मेल आईडी भी दी है। आप करिए, उन्हें बताइए, वो अपने उसमें शामिल करेंगे। फर्जी घोषणा पत्र नहीं होगा नरेंद्र मोदी की तरह से कि वहां क्या है कि इतने का सिलेंडर मिलेगा, इतने का ये मिलेगा और ये होगा, और फ्रॉड कर दिया। चुनाव आएगा तो तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल, और नहीं तो फिर आपसे लूट लिया जाएगा। 40% तेल घट चुका है, तेल का दाम, बावजूद इसके कम नहीं किया गया है, आपको लूटा जा रहा है। तो यह दशा है। इसीलिए राहुल गांधी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के न्याय की लड़ाई, भारत को जोड़ने की लड़ाई। वो मणिपुर गए, मणिपुर के दर्द को समझा, वहां की लड़कियों के दर्द को समझा, वहां के लोगों को समझा, किस तरीके से 8.5 महीने से मणिपुर बिलख रहा है, वहां बेटियों के साथ क्या हुआ, जिसके साथ क्या हुआ। आज भी वहां एक कमांडो की हत्या कर दी, और रोज बरोज इस तरह की घटनाएं हो रही, हमले हो रहे हैं। लेकिन साहब, प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकलेगा। राहुल गांधी नागालैंड आए तो आते में एनएच को उन्होंने दिखाया कि कैसे नेशनल हाईवे का जो आप झूठा दावा करते थे कि वहां तो इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, टूटी पड़ी हैं सड़कें, कैसे कैसे कौन कनेक्टिविटी खत्म, इस तरह की दशा है। और खतरे तो आप हैं, असुरक्षित माहौल है, जा नहीं सकते, यह हालत। अब जब नागालैंड आते हैं तो नागालैंड में देखते हैं कि वहां जो उद्योग धंधे और सब कुछ करने की कोशिश की गई थी राजीव गांधी सरकार में, फिर मनमोहन सिंह सरकार में, और वो सब आपने खत्म कर दी। आज हालत ये है नागालैंड में, न रोजगार है, न कुछ है, न कुछ है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। पूर्वोत्तर के विकास का जो फंड था वो आपने कम कर दिया, और बहुत सारी चीज। हालत तो ये हो गई भारत सरकार के बजट की, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उनके 15 मंत्रालयों ने 18% भी अपना बजट जो घोषणाएं की वो भी नहीं खर्च किया, 17.5%। आप सोचिए, 15 मंत्रालयों का वो करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया वो वापस फंड में चला गया, क्योंकि वास्तव में कुछ था ही नहीं। जहां 15 लाख करोड़ रुपए का 15.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी होती थी 2016 में, वो आपने नोटबंदी करके और वो किया, और फिर आपने डबल छाप डाले तो भारत के पैसे का भी अवमूल्यन कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, आपने देश को कैसे कैसे बर्बाद किया है वो सामने दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यह स्थिति है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा टैक्स हमसे लिया जा रहा है, और सारी चीजें। और इसके बाद ढिंढोरा पीटते हमने जीएसटी, अरे भैया हमारी जेब से आपने लूट लिया और उपलब्धि है ये आपकी। तो साहब, आप लुटेरे बन गए, सूदखोर बन गए। जो पंडित नेहरू कहते थे कि अन्याय का धन आप लेते, तो आप अन्याय का धन ले रहे। इसीलिए आपको शायद नेहरू से, गांधी से, राहुल गांधी से सबसे नफरत है, कांग्रेस से नफरत है, क्योंकि वो सच बोलती, वो झूठ नहीं बोलती, वो आपकी तरीके से भगवा पहन के ड्रामा नहीं करती, वो सुंदरकांड का पाठ करके ड्रामा नहीं करती, वो वास्तव में या तो पूजा करती है, व्यक्तिगत करती है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा व्यक्तिगत सबको छूट है, चाहे जहां जाए, लेकिन हम ड्रामे में शामिल नहीं, हम तो ईश्वर को सच्चे ढंग से प्रेम करेंगे और उन्हें पूजा करेंगे, ये हमारा विषय है। तो विचारधाराओं की आज लड़ाई है, एक विचारधारा बनाने की है, सच्चे तरीके से पैदा करने की है, कमाने की है, और सबको साथ लेकर के, हर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर के बराबर का दर्जा देने की है। दूसरी तरफ लूटने की है, सबको नीचे कर देने की, और खुद को ही अकेले जीने की है। तो फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। जय हिंद।